हर चीज जो हम देखते हैं या छूते हैं उसके दिल में एक तरह का सीक्रेट कोड होता है, एक एटॉमिक ब्लूप्रिंट जो तय करता है कि लोहा क्यों सख्त है और सोना क्यों चमकता है और ऑक्सीजन हमें जिंदा क्यों रखती है। बिल्कुल। आज हम उसी कोड को, उसी ब्लूप्रिंट को गहराई से समझने वाले हैं, जिसे वैज्ञानिक कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये सुनने में जितना कॉम्प्लेक्स लगता है, असल में ये एक बहुत ही खूबसूरत और तार्किक कहानी है। कहानी? हाँ, कहानी। ये कहानी है कि कैसे एक परमाणु के अंदर के नन्हे नन्हे इलेक्ट्रॉन अपने लिए सबसे आरामदायक, सबसे स्थिर घर ढूंढते हैं। प्रकृति का एक ही नियम है, कम से कम ऊर्जा खर्च करके सबसे ज्यादा स्थिरता पाना। आज की पूरी चर्चा इसी एक लाइन पर टिकी है। तो हमारा मिशन साफ है, यह समझना कि परमाणु के अंदर ये व्यवस्था कैसे काम करती है, इसके नियम क्या हैं, और सबसे दिलचस्प बात, ये नियम कभी-कभी क्यों तोड़े जाते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस एटॉमिक ब्लूप्रिंट की परतें खोलते हैं। मेरी पहली जिज्ञासा तो यही है कि किसी परमाणु में दर्जनों इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को कैसे पहचानते हैं, उसका कोई पता होता है क्या? बिल्कुल। और ये जो पता सिस्टम है, ये बहुत ही शानदार है। इसे हम क्वांटम संख्याएं कहते हैं, और ये 4 होती हैं। 4? हाँ, 4। इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी का पूरा पोस्टल एड्रेस लिख रहे हो। पहली है प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, यानी n। n। इसे आप देश मान सकती हैं, या चलिए एक बड़ी इमारत की मंजिल। n बराबर 1, 2, 3। ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से औसतन कितनी दूर है। पहली मंजिल सबसे करीब, दूसरी थोड़ी दूर, और इसी तरह। ठीक है, तो मंजिल नंबर से ऊर्जा का लेवल पता चल गया। अब आगे क्या? उस मंजिल पर हाँ। अब हर मंजिल पर अलग अलग तरह के फ्लैट्स होते हैं। ये है हमारी दूसरी क्वांटम संख्या L, जिसे हम सबशेल कहते हैं। सबशेल। इनके नाम थोड़े अजीब हैं, S, P, D और F। S एक छोटा गोल स्टूडियो अपार्टमेंट है। P थोड़ा बड़ा है, जिसमें 3 कमरे हैं और ये डंबल जैसा दिखता है। और D और F वो और भी बड़े और कॉम्प्लेक्स डिजाइन वाले सूट्स हैं। अच्छा, तो मतलब पहली मंजिल n=1 पर सिर्फ एक ही तरह का फ्लैट है, 1s। जी। और दूसरी मंजिल n=2 पर 2 तरह के हैं, एक स्टूडियो 2s और एक बड़ा वाला अपार्टमेंट 2p। ये तो समझ आ रहा है। एकदम। अब हम उस अपार्टमेंट के अंदर के कमरों की बात करते हैं। ये है तीसरी क्वांटम संख्या ml, जिसे हम ऑर्बिटल कहते हैं। ऑर्बिटल? ये वो असल जगह है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और नियम ये है कि हर ऑर्बिटल में, मतलब हर कमरे में, ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सिर्फ 2? और चौथा पता क्या है? उस कमरे के अंदर उनकी जगह? हाँ, कुछ वैसा ही। चौथी और आखिरी है स्पिन क्वांटम संख्या ms। ये बताती है कि उस कमरे में रहने वाले 2 इलेक्ट्रॉन एक जैसे नहीं हो सकते। अगर एक, मान लीजिए, सीधा खड़ा है तो दूसरा उल्टा खड़ा होगा। अच्छा। वैज्ञानिक भाषा में एक का स्पिन अप +1/2 होता है, तो दूसरे का डाउन -1/2। ये प्रकृति का एक मौलिक नियम है। कमाल है। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का अपना एक यूनिक 4 हिस्सों वाला पता है। मंजिल यानी शेल, फ्लैट का टाइप यानी सबशेल, कमरा नंबर यानी ऑर्बिटल, और उस कमरे में आपकी पोजीशन मतलब स्पिन। और कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन एक ही पते पर नहीं रह सकते। आपने से बिल्कुल सही पकड़ लिया है। यही वो ढांचा है जिसके आधार पर पूरा परमाणु बनता है। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्डिंग है, मंजिलें हैं, फ्लैट्स हैं और कमरे भी हैं। लेकिन ये कौन तय करता है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस कमरे में रहेगा? क्या ये पहले आओ पहले पाओ जैसा कुछ है, या इसके पीछे कोई मास्टर प्लान है? हाँ हाँ, बिल्कुल मास्टर प्लान है। और इस प्लान के 3 बहुत ही सरल और सुंदर नियम है। पहला नियम है ऑफबाउ सिद्धांत। ऑफबाउ? ऑफबाउ प्रिंसिपल, ये एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब है निर्माण करना। ये नियम कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्वभाव से थोड़े आलसी होते हैं। आलसी? हाँ, वे हमेशा सबसे कम ऊर्जा वाले, यानी सबसे निचली मंजिल के सबसे सस्ते कमरे में पहले जाएंगे। यानी ग्राउंड फ्लोर से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। इसका एक तय क्रम है। सबसे पहले 1s भरता है, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p। और यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट आता है। 3p के बाद 4s भरता है और उसके बाद 3d का नंबर आता है।
ओहो। हम इस ट्विस्ट पर बाद में वापस आएंगे, लेकिन मूल विचार यही है, सबसे कम ऊर्जा से शुरू करो। ठीक है, ये तो हुआ पहला नियम, आलसी किराएदार। दूसरा क्या है? दूसरा नियम हम पहले ही छू चुके हैं, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। अच्छा, वो स्पिन वाला। जी, ये कहता है कि किसी भी एक कमरे यानी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, और जो दो रहेंगे उनका स्पिन भी उल्टा होना चाहिए। वे एक दूसरे की मिरर इमेज की तरह होते हैं। मतलब एक कमरे में दो से ज्यादा लोग नहीं, और दोनों को एक दूसरे से मुंह फेर कर सोना पड़ेगा। समझ गई। और तीसरा नियम? तीसरा है हुंड का नियम। मुझे याद है कॉलेज में हम इसे बस की सीट का नियम कहते थे। बस की सीट का नियम? हाँ, सोचिए, आप एक खाली बस में चढ़ती हैं। आप सीधे जाकर किसी के बगल में नहीं बैठती हैं ना। हाँ। आप पहले खाली सीट ढूंढती हैं। हाँ हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। जब सारी डबल सीटें एक एक करके भर जाती हैं, तभी कोई दूसरा आकर आपके बगल में बैठता है। इलेक्ट्रॉन भी ठीक ऐसा ही करते हैं। जब उनके पास एक ही ऊर्जा वाले कई खाली कमरे होते हैं, जैसे पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल, तो वो पहले हर कमरे में एक एक करके जाएंगे। बिल्कुल। पेयरिंग या जोड़ा बनाना तभी शुरू करते हैं जब कोई और विकल्प न बचे। ऐसा करने से उनके बीच का जो प्रतिकर्षण है वो कम हो जाता है और पूरा सिस्टम ज्यादा स्थिर हो जाता है। वाह! आलसी किराएदार, असामाजिक रूममेट्स और बस की सीट का नियम, इन 3 नियमों से पूरा इलेक्ट्रॉनिक ढांचा खड़ा हो जाता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो ये क्रम याद रखना, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, मेरा तो सिर घूम गया। क्या इसका कोई आसान तरीका, कोई चीट शीट नहीं है? बिल्कुल है, और वो चीट शीट हम बचपन से अपनी केमिस्ट्री की किताबों में देखते आ रहे हैं। आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल। जी हाँ, पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ तत्वों की एक लिस्ट नहीं है, ये असल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक नक्शा है, एक मैप। एक नक्शा? वो कैसे? अगर आप ध्यान से देखें तो पीरियोडिक टेबल को कुछ ब्लॉक्स में बांटा गया है। बाईं तरफ के 2 कॉलम एस ब्लॉक हैं, दाईं तरफ के 6 कॉलम पी ब्लॉक हैं, बीच के 10 कॉलम डी ब्लॉक हैं, और नीचे जो 2 लाइनें अलग से रखी हैं वो एफ ब्लॉक हैं। अच्छा। ये ब्लॉक आपको बताता है कि किसी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में जा रहा है। ये तो बहुत काम की बात है। तो हम इसे इस्तेमाल कैसे करते हैं? इसका एक बहुत जरूरी नियम याद रखना है। जब आप एस और पी ब्लॉक में होती हैं तो शेल नंबर एन वही होता है जो पंक्ति यानी रो का नंबर है। ठीक है। लेकिन जैसे ही आप डी ब्लॉक में कदम रखती हैं, आपको एक मंजिल नीचे उतरना पड़ता है। यानी अगर आप चौथी पंक्ति में हैं तो आप 4d नहीं बल्कि 3d ऑर्बिटल भर रही होती हैं। शेल नंबर हमेशा n-1 होता है। ओह अच्छा, तो डी ब्लॉक हमेशा एक कदम पीछे चलता है। हाँ, और एफ ब्लॉक तो 2 कदम पीछे चलता है। वहां शेल नंबर n-2 होता है। अगर आप इस एक नियम को समझ लें तो आपको कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है। मतलब बस पीरियोडिक टेबल को पढ़ते जाओ। बिल्कुल, बाएं से दाएं पढ़ते जाइए और कॉन्फ़िगरेशन खुद ब खुद लिख जाएगा। चलिए इसे ब्रोमीन के उदाहरण से टेस्ट करते हैं। उसका एटॉमिक नंबर 35 है, तो हम टेबल को पढ़ना शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहली पंक्ति 1s में 2 इलेक्ट्रॉन तो 1s स्क्वायर। ठीक है। दूसरी पंक्ति 2s स्क्वायर और फिर p ब्लॉक के 6 तो 2p6। तीसरी पंक्ति 3s स्क्वायर और 3p6। अब हम चौथी पंक्ति में आते हैं। 4s स्क्वायर। हाँ, पहले s ब्लॉक के 2 तो 4s स्क्वायर। अब आता है d ब्लॉक और यहां नियम लागू होगा n-1, तो ये होगा 3d10। 3d10 सही है। और आखिर में ब्रोमीन p ब्लॉक में 5वें नंबर पर है, तो ये होगा 4p5। तो पूरा पता हुआ। Ar 4s स्क्वायर, 3d10, 4p5। ये तो जादू जैसा है। पीरियोडिक टेबल वाकई एक नक्शा है। लेकिन एक मिनट रुकिए, यहां मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या हुआ? अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाता है, 3d से भी पहले, ऑफ-बाउ का नियम। जी। लेकिन एक और नियम कहता है कि जब कोई परमाणु आयन बनाता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सबसे बाहरी शेल से निकलते हैं। हाँ, ये भी सही है। यहाँ 4s बाहरी शेल है क्योंकि n बराबर 4 है और 3d अंदरूनी है, n बराबर 3। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 4s में पहले जाता है और निकलता भी पहले ही है। ये तो बिल्कुल उल्टा लग रहा है। पेनिट्रेशन और शील्डिंग। ओके। इसे ऐसे सोचिए, 4s ऑर्बिटल गोल होने की वजह से कभी-कभी न्यूक्लियस के बहुत करीब झांकने का मौका निकाल लेता है, जबकि 3d ऑर्बिटल
थोड़ा शर्मीला है और अंदर के इलेक्ट्रॉनों की भीड़ की वजह से थोड़ा दूर ही रहता है। मतलब शील्डेड रहता है। बिल्कुल। ये झांकना ही फॉरेस को थोड़ी अतिरिक्त स्थिरता दे देता है, उसकी ऊर्जा को 3D से जरा सा कम कर देता है और हमारा आलसी इलेक्ट्रॉन उसी में पहले कूद जाता है। ठीक है, झांकने की वजह से वो पहले भर गया, लेकिन फिर निकलता पहले क्यों है? क्योंकि जैसे ही d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं, पूरा खेल बदल जाता है। न्यूक्लियस की ताकत बढ़ जाती है और वो अंदर वाले 3D ऑर्बिटल को ज्यादा कस के पकड़ लेता है, जिससे 3D की ऊर्जा 4s से भी कम हो जाती है। अच्छा। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन निकालने की बारी है, और इलेक्ट्रॉन निकालने का नियम बहुत सीधा है। जो सबसे बाहर है वो सबसे पहले जाएगा। 4s की मंजिल नंबर 4 है, 3D की 3। तो चाहे ऊर्जा कुछ भी हो, दरवाजा तो चौथी मंजिल पर ही है, इलेक्ट्रॉन वहीं से निकलेगा। चलिए आयरन का उदाहरण लेते हैं इसे पक्का करने के लिए। उसका कॉन्फ़िगरेशन है Ar4s2 3d6। अगर ये Fe2+ आयन बनता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो दोनों बाहरी शेल यानी 4s से निकलेंगे। तो Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar3d6। 4s ऑर्बिटल अब खाली है। और अगर Fe3+ बनाना है तो तीसरा इलेक्ट्रॉन 3D से निकलेगा और कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar3d5। ये दिखाता है कि परमाणु का व्यवहार कितना डायनामिक और संदर्भ पर निर्भर है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि हमारे पास एक ठोस नियमों का सेट है। क्या यूनिवर्स हमेशा इन नियमों का पालन करता है या कभी-कभी बगावत भी करता है? बगावत तो नहीं, लेकिन वो एक उच्च नियम का पालन करने के लिए इन छोटे नियमों को जरूर मोड़ देता है। और वो उच्च नियम है परम स्थिरता, अल्टीमेट स्टेबिलिटी। मतलब? कुछ तत्व पाते हैं कि अगर वे ऑफ बाउंड नियम को थोड़ा सा तोड़ दें तो वे ज्यादा स्थिर अवस्था में पहुंच सकते हैं। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण क्रोमियम है ना? बिल्कुल। क्रोमियम, जिसका एटॉमिक नंबर 24 है, उसका कॉन्फ़िगरेशन नियमों के हिसाब से होना चाहिए Ar4s2 3d4, लेकिन असल में ये होता है Ar4s1 3d5। वो अपने 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में भेज देता है, पर क्यों? ऐसा करने से उसे क्या मिलता है? उसे मिलती है समरूपता, सिमेट्री। d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। d5 का मतलब है कि हर ऑर्बिटल में ठीक एक इलेक्ट्रॉन है। यह एक पूरी तरह से संतुलित, सममित अवस्था है जो असाधारण रूप से स्थिर होती है। अच्छा। और ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। यही कारण है कि क्रोमियम इतना संक्षारण प्रतिरोधी, मतलब कोरोजन रेजिस्टेंट होता है। आपकी बाइक के हैंडल बार या बाथरूम के नलों पर जो क्रोम प्लेटिंग होती है, वो जंग इसलिए नहीं खाती क्योंकि क्रोमियम का ये आधा भरा d सबशेल उसे मौलिक रूप से कम प्रतिक्रियाशील और बहुत स्थिर बना देता है। वाह! तो मेरे नल की चमक का राज इस एक इलेक्ट्रॉन के कूदने में छिपा है। ये तो कमाल का कनेक्शन है। और दूसरा ऐसा ही उदाहरण कॉपर का है। हाँ, कॉपर भी यही कहानी दोहराता है। इसका अपेक्षित कॉन्फ़िगरेशन है R4s2 3d9, लेकिन ये भी अपने 4s के एक इलेक्ट्रॉन को 3D में उछाल देता है और बन जाता है R4s1 3d10। और यहाँ कारण है पूरी तरह से भरा हुआ d सबशेल। एकदम सही, जो स्थिरता का शिखर है। यही स्थिरता कॉपर को एक बेहतरीन और स्थायी कंडक्टर बनाती है। तो इसका मतलब ये है कि परमाणु सिर्फ नियमों का आंख बंद करके पालन नहीं कर रहे हैं, वे स्थिरता के लिए अनुकूलन कर रहे हैं, सबसे बेहतर अवस्था को पाने के लिए ऊर्जा का थोड़ा बहुत लेन देन करने को तैयार हैं। आपने इसे एकदम सही पकड़ा। ये नियमों का उल्लंघन नहीं है, बल्कि स्थिरता के एक उच्च, ज्यादा गहरे नियम का पालन है। तो आज हमने परमाणु के अंदर की इस छिपी हुई दुनिया की यात्रा की। हमने देखा कि कैसे 4 क्वांटम संख्याएं हर इलेक्ट्रॉन को एक यूनिक पता देती हैं। हमने ऑफ-पाउ, पाउली और हुंड के 3 नियमों को बस की सीट जैसी सरल एनालॉजी से समझा। फिर हमने पीरियोडिक टेबल को एक नक्शे की तरह इस्तेमाल करना सीखा, जिसने सारे क्रम को याद रखने की मुश्किल ही खत्म कर दी। और हमने 4s और 3D के उस दिलचस्प विरोधाभास को भी सुलझाया। हाँ, कि क्यों कोई ऑर्बिटल पहले भर भी सकता है और पहले खाली भी हो सकता है। और अंत में क्रोमियम और कॉपर के उदाहरणों ने हमें दिखाया कि प्रकृति में नियमों से भी बढ़कर कुछ है, और वो है स्थिरता की खोज। बिल्कुल। हाँ, और आज की हमारी सारी चर्चा इस बात पर केंद्रित थी कि एक अकेला परमाणु अपने अंदर कैसे शांति और स्थिरता पाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। और ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर एक परमाणु के अंदर स्थिरता की ये खोज इतनी शक्तिशाली है कि वो स्थापित नियमों को भी मोड़ सकती है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के बीच होने वाली
हर रासायनिक अभिक्रिया, हर बंधन जो बनता और टूटता है, वो भी इसी परम स्थिरता की खोज का ही एक बड़ा रूप है। क्या पूरी केमिस्ट्री असल में बस परमाणुओं की एक साथ मिलकर शांति ढूंढने की कहानी है? इस पे सोचिएगा।